बायोटेक्नोलॉजी में कि आखिर हमें करना क्या होता है। हमें सबसे पहले एक डिजायरेबल डीएनए को कट करके आइसोलेट करके लाना है। लाने के बाद उस डिजायरेबल फ्रेगमेंट, जो आपने कल एक स्पेसिफिक लेंथ का फ्रेगमेंट उस एगारोज जेल से निकाला था, अब उस जीन का क्या करें। वो जीन आपने एक छोटा सा टुकड़ा, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज का एक लेंथ का एक टुकड़ा आपने इल्यूशन टेक्निक से उस जेल से निकाल लिया। ये पहले तो आपने सेपरेट किया था, सेपरेट करने के बाद ये कट हो गया। अब इस जीन का आप क्या करेंगे, ये आपका डिजायरेबल जीन है, ठीक है। अब इस जीन का क्या करना है, इसे एक ऐसे डीएनए, एक ऐसे वेक्टर के साथ इसको जोड़ना है जो इसको होस्ट में ले जाए और वहां पर ये ट्रांसक्राइब हो सके। अगर वहां ये ट्रांसक्राइब नहीं हुआ तो इस जीन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए हमको एक वेक्टर की जरूरत होगी। मैं कल आपको समझाया कि वेक्टर हम क्या यूज करने वाले हैं। वेक्टर हम एक प्लाज्मिड को यूज करेंगे, प्लाज्मिड। और भी वेक्टर हैं जिनको हम अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम एक प्लाज्मिड का इस्तेमाल आपको बता रहे हैं कि प्लाज्मिड को क्यों यूज किया जा रहा है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डीएनए के अलावा एक एडिशनल सर्कुलर डीएनए भी होता है, जो उस प्रोकैरियोटिक सेल को कुछ यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है। ये आपका एडिशनल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड। हमने क्या किया, एक प्लाज्मिड को निकाला, इसको एज ए वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमने एक प्लाज्मिड निकाला, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड में हमको इस जीन को जोड़ना है, तो इसके लिए इस डीएनए को काटना पड़ेगा। इस डीएनए को काटना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर स्टाइकी एंड होंगे, क्योंकि इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके लाए हैं। ये जो जीन है इसमें आपके स्टाइकी एंड है। अब जिस एंजाइम से आप इसको काट के लाए, मैंने कल की क्लास में आपको बताया, सपोज आपने इसे पीबीआर, हमने इसको ई-कोर फर्स्ट से काटा था, ई-कोर फर्स्ट से। जब ई-कोर फर्स्ट से काटा तो इस प्लाज्मिड को भी हमें ई-कोर फर्स्ट से काटना चाहिए, ठीक है। अब ई-कोर फर्स्ट से तो काटेंगे, लेकिन हम वो प्लाज्मिड चूज करेंगे जिसमें ई-कोर फर्स्ट का केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट हो। अगर इसमें 3-4 होंगे तो ये जगह जगह से कट जाएगा, फिर हमारा प्लाज्मिड खराब हो जाएगा। ओनली वन रिकॉग्निशन साइट, ये तो कंपलसरी हो गया कि हम ई-कोर फर्स्ट ही यूज करेंगे, क्योंकि हम इसको ई-कोर फर्स्ट से लाए। तो यहां पर भी हम ई-कोर फर्स्ट ही यूज करेंगे, तभी तो इसकी सेम स्टाइकी एंड बनेगी। मान लीजिए मैंने ई-कोर फर्स्ट इस्तेमाल किया और यहां पर ये ई-कोर फर्स्ट वाला ये स्टाइकी एंड बन गया, ठीक है। ये प्लाज्मिड आपका इस फॉरेनर डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में इस प्लाज्मिड को ड्रॉप किया और इस पर ये ई-कोर फर्स्ट एंजाइम अप्लाई कर दिया। ई-कोर फर्स्ट इसमें डाला तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा यहां से। अब समस्या एक और है हमारे पास कि ये जो एक टुकड़ा हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया, ये टुकड़ा कहीं खराब ना हो जाए, हमको फिर से दोबारा वही रिपीट पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये खराब ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है कि इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेना चाहिए। इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेना चाहिए। अगर 2-4 खराबी होंगे तो कोई बात नहीं, हमको बार बार प्रोसेस तो नहीं करनी पड़ेगी। हम इस डिजायरेबल जीन को, जो हमने एक सोर्स से आइसोलेट किया है, इस जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार करते हैं। और कॉपी तैयार करने के लिए एक मशीन है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं पीसीआर मशीन। हमने इसको पीसीआर में डाला
और इस जीन की बहुत सारी कॉपी हमने तैयार कर ली। ये इनका नंबर ऑफ कॉपी हमने तैयार कर लिया है। किसका? डिजायरेबल जीन का। पीसीआर मशीन ने किया। मैं ये समझाऊंगा पीसीआर कैसे काम करती है, कैसे कॉपी तैयार होती है, ये भी आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर। अब ये जब आपके पास पीसीआर से इस डिजायरेबल जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार हो गई हैं, अब इनमें से कुछ डीएनए को आप इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो आपने ये डिजायरेबल जीन इसमें डाल दिया, और भी इसमें ये मान लीजिए पड़े हुए हैं आपके प्लाज्मिड भी कई सारे आपने लिए, और डिजायरेबल जीन भी आपने कई सारे लिए। और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अब क्या होगा, लाइगेज भी डालना पड़ेगा। लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज अब चूंकि देखिए आपका डिजायरेबल जीन का जो स्टाइकी एंड है और यहां के जो स्टाइकी एंड है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आपका जो डिजायरेबल जीन है वो यहां पर आकर जुड़ना शुरू करेगा, और इनको कौन जोड़ेगा? लाइगेज एंजाइम जोड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल। हमने क्या किया, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो जीन हमको मिला, हमने पीसीआर मशीन में डालकर उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली। हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल के एक प्लाज्मिड आइसोलेट किया, और प्लाज्मिड को हमने उसी एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया जिससे हमने सोर्स जीन को कट किया था। कट करने के बाद जब ये कट हो गया, इकोर फर्स्ट का काम पूरा हो गया, फिर हमने इसमें डिजायरेबल जीन डाले और लाइगेज एंजाइम डाल दिया, वो इनको जोड़ देगा। जोड़ने से क्या बनेगा आपका? आपका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। कैसा बन जाएगा भाई? देखो एक बार, ये आपका ब्लू कलर का प्लाज्मिड, मान लीजिए मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूं। हाँ, सही बना था। ये ब्लू कलर का प्लाज्मिड, हाँ, ये आपका इस तरह से स्टाइकी एंड मैंने बनाया, और यहां पर ये रेड कलर का ये डीएनए इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये आपका बन गया है, लाइगेज ने इसको जोड़ दिया, और ये आपका एक नया प्लाज्मिड बन गया। पहले ओरिजिनल प्लाज्मिड कैसा था? 100% ब्लू कलर वाला था। आपने उसको एक जगह से काटा, काटने के बाद उसमें बीच में ये फंसा दिया, और ये भी दोनों जुड़ गए, चिपक गए। अब ये आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना दिया। आपने अपना डिजायरेबल जीन एक वेक्टर के साथ जोड़ दिया। ये वेक्टर था, ये वेक्टर के साथ आपने जोड़ दिया। अब इस वेक्टर को हमें डालना है होस्ट सेल में। अब ये जब आपका तैयार हो गया तो इसको डाल देना है होस्ट सेल में, और होस्ट सेल इस जीन के प्रोडक्ट आपके लिए तैयार करके देने वाली है। ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब इसमें क्या क्या चीज छूट गया, हमको सबसे पहले जानना है पीसीआर क्या होता है। उसके बाद हमको जानना है कि एक अच्छे प्लाज्मिड की क्या क्वालिटी होती है, आखिर प्लाज्मिड कैसा होना चाहिए। और फिर तीसरी हम बात करेंगे कि हमारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम होस्ट में कैसे भेज सकते हैं, क्या प्रोसीजर हमको यूज करना पड़ेगा। बस ये 3 टॉपिक आपको क्लियर करना है और बायोटेक्नोलॉजी आपको एकदम आसान हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीआर क्या है और कैसे काम करता है। पीसीआर, सबसे पहले तो इसका नाम जानिए। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से चेंज करके आपको समझा रहा हूं। पहले क्या पढ़ाना है फिर क्या पढ़ाना है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस केवल एक बार टॉपिक समझिए। इसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 3 नंबर में बहुत बार ये पूछा जाता है। डायग्राम में अगर बनवाता है तो 5 नंबर तक भी इसको किया जा सकता है। देखिए, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। याद आ रहा है? रेप्लिकेशन प्रोसेस कौन करवाता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम चाहिए जो डीएनए के टेम्पलेट पर नए डीएनए जोड़ता है। ये रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था यूनिट 2 में। पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है, नए नए न्यूक्लियोटाइड को टेम्पलेट पर जोड़ता है और आपके डीएनए बन जाते हैं इस तरह से। ये इस डायरेक्शन में बना और ये इस डायरेक्शन में बना, हाँ, ये आपका डीएनए बनेगा। तो डीएनए क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन होता है। डीएनए के दोनों हेलिक्स टेम्पलेट का काम करते हैं। ये इधर बनता जाएगा और ये इधर बनता जाएगा, ये आपका 2 डीएनए बन जाएंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो मेसेल्सन और स्टॉल ने प्रूव किया था। याद आ रहा है? वेरी गुड। पॉलीमरेज एंजाइम के बिना डीएनए से डीएनए नहीं बनाया जा सकता। हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो डिजायरेबल जीन था, हमारा जो डिजायरेबल जीन था उसका हमको कॉपी तैयार करना, इसी के जैसे बहुत सारे डीएनए हमको तैयार करना है। ये हमको करना है पीसीआर मशीन में। डीएनए से डीएनए बनाएंगे मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हमको जरूरत पड़ने वाली है। और पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करके जो एक के बाद एक हम एक चेन रिएक्शन करने वाले हैं, तब जाकर ही तो आपको अलग अलग कॉपी तैयार हो। तो ये पूरी मशीन पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके चेन रिएक्शन करके डीएनए की कॉपी तैयार करती है, इसलिए इस मशीन को नाम दिया पीसीआर मशीन। हाँ, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए, एक मशीन है, आपने कभी एक कलर प्रिंटर देखा? कलर प्रिंटर, कलर प्रिंटर में क्या होता है? 3 कलर की कार्ट्रिज होती है। बीजीआर, बीजीआर मतलब ब्लू, ग्रीन और रेड। हाँ, शायद यही होती है या हो सकता है कुछ और होती होंगी। शायद ये आई थिंक प्रिंटर में तो येलो होती है और एक ब्लैक होती है, एक ब्लैक भी होती है, ब्लैक आप जाने दीजिए, जो भी है प्रिंटर में। तो यहाँ पे जब हम एक कंप्यूटर से इस प्रिंटर को कमांड देते हैं तो इसकी कार्टेज से अलग अलग रंग की स्याही उस पेज पर प्रिंट होती है और हमारे लिए फोटोग्राफ्स तैयार होता है। ऐसा ही होता है ना? तो किस जगह पर कितनी कौन से कलर की इंक जानी है, किस जगह पर कौन से कलर की इंक जानी है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर। ठीक ऐसे ही हमने पीसीआर मशीन में कंप्यूटर से कुछ कमांड देंगे और कंप्यूटर हमारे पीसीआर मशीन के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके, हम उसमें कुछ रॉ मटेरियल डालेंगे, उसको इस्तेमाल करके हमारे लिए एक स्पेसिफिक डीएनए तैयार करेगा। रॉ मैटर को इस्तेमाल करके हमको एक जैसा डीएनए हम चाहते हैं ऐसा डीएनए हमको बना के देगा और बहुत सारी कॉपी आपके तैयार हो जाएंगी। हाँ, तो ये एक कह सकता हूं पीसीआर मशीन इज ए कंप्यूटराइज्ड मशीन जस्ट लाइक ए प्रिंटर। इस मशीन में बस हमको कंप्यूटर से कमांड देना है कि भाई आपको कितना कॉपी चाहिए डीएनए का, बस। बाकी वो मशीन अपने आप रॉ मटेरियल उठाएगा, अपने आप अरेंज करेगा और हमको डीएनए जोड़ जोड़ के तैयार करके देगा। तो हम देखते हैं कि इस पीसीआर मशीन में आखिर कौन कौन से रॉ मटेरियल डाले जाते हैं। एक्चुअली ये पीसीआर मशीन का एक चैम्बर है, मान लीजिए ये एक चैम्बर है
इस चैम्बर में हमको कुछ सामान डालना है, ठीक है। इधर इसको हमने कंप्यूटर से यहाँ कर लिया और यहाँ पे इसका वर्किंग चैम्बर है, यहाँ से सामान आएगा वर्किंग चैम्बर में, H पर जो भी आपने कमांड दिया सामान आएगा, यहाँ पे मैच्योर होगा और आपका जो जीन है वो निकल के आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं जस्ट अपने हिसाब से इसको समझा रहा हूँ। हम इसमें 4 चीज डालने वाले हैं। एक तो हम वो डीएनए इसमें डालेंगे जिसका हमें कॉपी तैयार करना है। सपोज ये एक डीएनए है, इसका कॉपी तैयार करना है तो इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। सपोज ये ए जी टी सी ए टी इस तरह का मान लीजिए कोई एक जीन है, तो यहाँ टी 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 सी ए जी टी और ए, मान लीजिए इस तरह का एक डीएनए का टुकड़ा है। इसी टाइप के बहुत सारे डीएनए के टुकड़े आपको तैयार करना है, ये आपको काम है। तो सबसे पहले तो जिस टुकड़े की कॉपी करना है वो टुकड़ा इस मशीन में डालना पड़ेगा, तभी तो मशीन को पता चलेगा कि मुझे कौन से सीक्वेंस में डीएनए बनाना है। ये नंबर 1 फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको इसमें ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे फोटोकॉपी मशीन में आप फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं तो एक मास्टरपीस आप एक स्क्रीन के ऊपर रखते हैं तभी तो उसका फोटो खिंचता है। वो अलग अलग कलर की स्याही आके और आपको प्रिंट करके देती है। मान लीजिए आपने एक झोंपड़ी का फोटो बना के उसका कमांड दिया तो वो जो भी प्रिंट आपका होगा वो झोंपड़ी ही तो बन के आएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही यहाँ पे है, आप जैसा डीएनए इस मशीन में रखेंगे उसी की कॉपी होके यहाँ पे ये आपका नया डीएनए बनने वाला है। तो पहला कंपोनेंट तो यही हो गया डीएनए, ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। अब इसमें हम डालेंगे पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो डीएनए कैसे बनेगा? डीएनए बनाने के लिए तो पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, तो ये एंजाइम भी हमको इस मशीन में डालना है। और इस मशीन का टेम्परेचर बार बार चेंज होगा। इस मशीन का टेम्परेचर कभी बहुत हाई होगा, कभी बहुत लो होगा। जब काम होगा यहाँ पे, जब डीएनए बनाया जाएगा तो टेम्परेचर में बहुत सारे फ्लक्चुएशन होंगे, 98 डिग्री तक पहुंचेगा और ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। इस रेंज पे काम करेगी मशीन। और एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन टेम्परेचर के प्रति बड़ी सेंसिटिव होती है। अगर हमने जनरल पॉलीमरेज एंजाइम इसमें भर दिए और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब मशीन पहुंचेगी तो ये एंजाइम खराब हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचुरेट हो जाएगा, मैं ये कहूंगा। तो हमको एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी अपनी स्ट्रक्चर खराब नहीं करता हो। हमको एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। हमको एक ऐसा टूल चाहिए जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर ले। बिना इसके तो डीएनए बनाना नामुमकिन है। डीएनए अगर बनाना है तो पॉलीमरेज एंजाइम होना ही चाहिए। तो हमने हमारी नेचर को थोड़ा देखा, खंगाला, ढूंढा, मालूम चला कि कई जगह गर्म पानी के झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग जिनको हम बोलते हैं, जिनका पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, उबलता रहता है, भाप उठती रहती है पानी में। नेचुरल गर्म पानी के झरने, चश्मे। कभी बद्रीनाथ केदारनाथ के जो टूरिस्ट हैं वो लोग जाते हैं, आते हैं तो बताते हैं कि वहां एक ऐसा तालाब था, चारों तरफ बर्फ जमी थी लेकिन उस तालाब में पानी बहुत गर्म था, गुनगुना था, उसमें नहाते हैं, डुबकी मारते हैं। एक्चुअली वहां सल्फर बैक्टीरिया कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं, हीट निकलती है और उससे वो पानी गर्म होता है। कुछ उस तालाब की तली में कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं जिनसे वो हीट प्रोड्यूस होता है और पानी गर्म होता है। उस गर्म पानी के अंदर भी हमको कुछ बैक्टीरिया दिखाई दिए, उस गर्म पानी में भी हमको बैक्टीरिया मिले। ऐसे बैक्टीरिया जो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में भी सरवाइव कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया भी तो अपने डीएनए से डीएनए बना रहे होंगे। इसका मतलब इन बैक्टीरिया के अंदर भी पॉलीमरेज एंजाइम तो होगा।
और ये पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा है जो इस हाई टेम्परेचर पर भी काम कर रहा है। बस हमारी समस्या खत्म हो गई। हमने क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया की खोज की जो नेचुरली गर्म पानी में पाया जाता है, और हमको एक बैक्टीरिया मिला थर्मो एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया। थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया जो नेचुरली मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के पास पॉलीमरेज एंजाइम था। हमने इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके वो पॉलीमरेज एंजाइम तैयार किया। बहुत सारा पॉलीमरेज हमने तैयार कर लिया, और इस पॉलीमरेज को हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम। आप बता सकते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम का सोर्स क्या है, कहां से मिला ये टैग पॉलीमरेज? हमको मिला थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। थर्मस का टी, एक्वेटिकस का AQ, दैट इज ए टैग पॉलीमरेज। Thermus aquaticus is the natural source of tag polymerase enzyme, and this tag polymerase enzyme can work at 98 degrees Celsius as well as 40 degrees Celsius. So it is a thermostable polymerase enzyme. Thermostable polymerase enzyme. बस हमको एक ऐसा ही एंजाइम चाहिए था हमारी PCR मशीन के लिए। ठीक है, तो हमको ये पॉलीमरेज एंजाइम मिल चुका है। मैंने PCR मशीन में क्या क्या डालना है? नंबर 1, मुझे हमारा फ्रेगमेंट ऑफ DNA डालना है, जिसकी कॉपी तैयार करना है, फ्रेगमेंट ऑफ DNA। दूसरा, मुझे वहां डालना है टैग पॉलीमरेज। एक नॉर्मल पॉलीमरेज आप डालेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल करना है। ठीक है, 2 चीज हो गया। तीसरा, मुझे डालना है चारों तरह के 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड। लेबोरेटरी में हम न्यूक्लियोटाइड तैयार कर सकते हैं। इवन न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर हम RNA भी बना सकते हैं। आप याद करो सेकंड यूनिट, मार्शल नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, उन्होंने आर्टिफिशियल लैब में होमोपॉलीमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड बना के कोडॉन समझाया था कि कौन सा कोडॉन किस प्रोटीन को कोड करता है। याद आ रहा है आपको? इसका मतलब हम लैब में न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, और चारों तरह के AT और CG, इन चारों के न्यूक्लियोटाइड हमने बना लिए। न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरस जोड़कर हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना है। वो लैब में हम बना सकते हैं आसानी से। तो चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड हमको अलग अलग चैम्बर में भरना है। मशीन में अलग अलग चैम्बर हैं। इधर हमने DNA रख दिया, इधर हमने टैग पॉलीमरेज भर दिया, इधर हमने एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन वाले चारों अलग अलग न्यूक्लियोटाइड रख दिए। ये पॉलीमरेज, ये DNA। अब और क्या रखना है बताओ? जब टेम्पलेट DNA पर नया न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बनाना शुरू करेगा तो शुरुआत में इसको अटैच होने के लिए प्राइमर की जरूरत होती है। मैंने बोला था प्राइमर, RNA प्राइमर चाहिए। RNA प्राइमर वर्क एज ए हुक बाय विच न्यू न्यूक्लियोटाइड कैन जॉइन ऑन द टेम्पलेट DNA। तो यहां जब तक RNA प्राइमर नहीं होगा, पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड की चेन नहीं बना पाएगा। तो हमको चाहिए RNA प्राइमर। यहां पे भी चारों तरह के RNA प्राइमर मौजूद होंगे। आप सीधा सिंपल लिखिए, हमको चाहिए RNA प्राइमर। ये इनिशिएट करवाते हैं रेप्लिकेशन को। अगर प्राइमर नहीं होंगे तो आपका रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो पाएगा। पॉलीमरेज अकेला कुछ नहीं कर सकता। पहले प्राइमर
एक नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की जगह देगा, तब उसके ऊपर फिर पॉलीमरेज नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो चौथा जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमें चाहिए आरएनए प्राइमर। बस इन चारों चीज को मशीन में लोड करना है, कोई भी कार्ट्रिज खाली नहीं होना चाहिए। ये सामान है जो नया डीएनए बनाएगा। ये चारों चीज अगर मौजूद है, सीधा हमको कंप्यूटर से कमांड देना है कि भैया ये जो मैंने फ्रेगमेंट डाला इसकी मुझे 100 कॉपी तैयार करो। तो पीसीआर मशीन आपको 100 कॉपी तैयार करके दे देगी फटाक से। सब कुछ ऑटोमेटिक है, वो चेंबर के अंदर अपने आप मटेरियल आएगा, जुड़ेगा, काम होगा और आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, एक डीएनए फ्रेगमेंट आपको मिल जाएगा। सर आखिर क्या होता होगा उस मशीन में, आखिर ये चार चीज को कैसे जोड़ता होगा? तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। पीसीआर मशीन जब काम करती है तो पूरा वर्क उसका कुछ स्टेप में फॉलो होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है डीनेचुरेशन। सबसे पहला काम क्या होता है? डीनेचुरेशन। उसके बाद नंबर 2 जो फंक्शन होता है वो होता है एनिलन। एनिलिंग, एनिलन होता है, एनिलिंग होता है। और तीसरा फंक्शन होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका डीएनए मिल जाएगा। ये 3 प्रोसेस सीक्वेंस में होती है। जैसे ये आपका मान लीजिए डीएनए है, पहले इसको डीनेचुरेट होना पड़ेगा। जब डीनेचुरेट हो जाएगा तो एनिलन करना पड़ेगा, एनिलन हो जाएगा तो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा तो फिर डीएनए बन जाएगा, फिर डीएनए को फिर डीनेचुरेशन, फिर एनिलन, फिर एक्सटेंशन, फिर डीएनए, फिर डीनेचुरेशन, फिर एनिलन, फिर एक्सटेंशन, फिर डीएनए। एक साइक्लिक मूवमेंट में ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेंगी जब तक कि आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए ना बन जाए। आपको अगर 100 डीएनए बनाना है तो ये साइकिल कितनी बार होगा ये अभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर 500 करना है तो ये और ज्यादा देर करना पड़ेगा, 1000 बनाना है तो और ज्यादा देर ये होगा। लेकिन एक डीएनए से 2 बनाना है तो एक राउंड पूरा करना पड़ेगा। एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना है तो एक राउंड ये पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए तो इसको चेन रिएक्शन बोला। सर अभी तो केवल नाम बता दिए, हमको क्या पता है क्या होता है डीनेचुरेशन, एनिलन, एक्सटेंशन। डरिए मत, एकदम सिंपल। हाँ चलो देखो मशीन में क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए आपने डाला, ये डीएनए ये आपका ओरिजिनल डीएनए है। हाँ 5 to 3 डायरेक्शन एंड 5 to 3 डायरेक्शन, ये ओरिजिनल आपका डीएनए है। ये मशीन में गया सीधा। मशीन में जाने के बाद पहला काम होगा डीनेचुरेशन का। सबसे पहला काम क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा। इस वक्त क्या होगा, मशीन जहां पे ये काम हो रहा है उस चेंबर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस मशीन ऑटोमेटिक करेगी। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इनके नाइट्रोजनस बेस के बीच में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। ये आपका डीएनए का डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पर होता है, 90 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप टेम्परेचर हाई करेंगे तो डीएनए अलग अलग हो जाएगा, वो टुकड़े दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ये दोनों टुकड़े एज ए टेम्पलेट का काम करने के लिए तैयार हो गए। हमने मशीन का केवल टेम्परेचर बदला, बस 90 डिग्री सेल्सियस किया तो डीनेचुरेशन हो गया। डीएनए बहुत जल्दी खराब नहीं होता, ध्यान देना, ये टेम्परेचर को सहन करता है, काफी स्टेबल कंपाउंड होता है डीएनए।
बस जो दोनों हेलिक्स थे उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, इसलिए दोनों हेलिक्स अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए। ये प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन। कब होगी? लगभग 90 डिग्री सेल्सियस। ऑटोमेटिक मशीन चेंज कर रही है टेम्परेचर, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने तो बस कमांड डाल दिया कि इतना डीएनए चाहिए, बस मशीन में ऑटोमेटिक हाई टेम्परेचर हो गया, हमारा ओरिजिनल डीएनए डीनेचुरेट हो गया। अब होगा एनिलन। एनिलन क्या होगा? एनिलिंग होगा। इसके लिए मशीन का टेम्परेचर ऑटोमेटिक 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एकदम तुरंत से डाउन हो गया टेम्परेचर, 90 से सीधा 40 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका रॉ चेंबर जहां पे था, जो सामान आपका भरा था, उधर से आरएनए प्राइमर आकर 5 एंड पर जुड़ जाएंगे। ये कौन आ गए? आरएनए प्राइमर। सबसे पहले आरएनए प्राइमर आ गए टेम्पलेट के पास। इधर ये आपका 5 होगा और ये आपका 3 एंड होगा, 5 to 3 बनेगा, ध्यान देना। तो ये आपका 5 होगा, इधर ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये ऐसे चलने वाला है। तो एनिलन इज द अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर विद द टेम्पलेट डीएनए, और इसके लिए हमको टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। एक बार एनिलन होगा, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड जुड़ पाएंगे और डीएनए का पॉलीमर बन जाएगा। एनिलन होना जरूरी है, आरएनए प्राइमर का टेम्पलेट से जुड़ना जरूरी है, और उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस, जो चेंबर का मशीन अपने आप कंट्रोल करती है, और उधर से आरएनए प्राइमर अपने आप आके इधर अटैच हो जाएगा एट द 5 एंड। ये एनिलन हो जाएगा। अब पॉलीमरेज को मौका मिल गया, पॉलीमरेज भाई साहब भी आ जाएंगे, और जैसा डीएनए सीक्वेंस यहां पर है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इधर से न्यूक्लियोटाइड को बुलाएंगे, और यहां पर अगला प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सटेंशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। कौन करवा रहा है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम करवा रहा है। किसको जोड़ रहा है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है एच पर द नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट डीएनए, और इसके लिए हमको चाहिए टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, तीनों प्रोसेस के लिए टेम्परेचर अलग अलग है। 70 डिग्री सेल्सियस पर फास्ट स्पीड से पॉलीमरेज एंजाइम उस टेम्पलेट के ऊपर डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन में बनाएगा, और एक डीएनए तीनों स्टेप पूरा करने के बाद 2 डीएनए बन जाएंगे। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए। आपने एक टुकड़ा डाला था तो 2 बन गए। अगर आपने शुरुआत में 2 टुकड़े डाले होते तो 4 डीएनए बनते। एक राउंड में 4 डीएनए बनते। अब चलिए, हम फिलहाल उसको नहीं देख रहे। शुरुआत हमने किया एक डीएनए से, हमारे पास था एक डीएनए। राउंड हुआ कौन सा? डीनेचुरेशन, एनिलन, एक्सटेंशन। कितने डीएनए बन गए? 2। अब ये 2 डीएनए फिर से शुरू हो गया। 2 डीएनए में डीनेचुरेशन होगा, फिर एनिलन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। कितने डीएनए बन जाएंगे? 4। 2 राउंड में, अगर 2 राउंड आपने पूरे किए तो 4 डीएनए आपको मिल जाएंगे। तीसरा राउंड पूरा करूंगा तो 4 डीएनए डीनेचुरेट होंगे आपके। तीसरे राउंड में 4 डीएनए डीनेचुरेट होंगे, इसका मतलब 8 डीएनए मिल जाएंगे जब 3 राउंड पूरे होंगे। तो आप समझिए इसको, आपको कुछ उलझा सकता है यहां पर। एक राउंड में 2, दूसरे राउंड में 2 से 4, तीसरे राउंड में 4 से 8, चौथे राउंड में 8 से 16, और पांचवें राउंड में 16 से 32 डीएनए आपको तैयार हो जाएंगे। अगर 32 डीएनए आपको तैयार करने हैं तो 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। इस साइक्लिक प्रोसेस होगा।
लगातार चेंबर का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर घटेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिनेचुरेशन के लिए चाहिए 90 डिग्री, एनिलन के लिए चाहिए 40 डिग्री और एक्सटेंशन के लिए चाहिए 70 डिग्री। ये टेम्परेचर बार बार चेंज होगा। हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर टू मेक द 32 डीएनए फ्रॉम ए सिंगल डीएनए? वी रिक्वायर्ड 5 राउंड। 5 राउंड करने पड़ेंगे तो 32 बन जाएंगे। छठवां राउंड करेंगे तो 72 डीएनए बन जाएंगे। ध्यान देना, क्योंकि 32 आपके डीनेचुरेट हो जाएंगे, 72 बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको समझ में आना चाहिए। हर बार डीएनए डबल होता चला जाएगा। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ? 1 से 2। सेकेंड राउंड में क्या हुआ? सेकेंड राउंड में होगा 2 से 4। थर्ड में क्या होगा? 4 से 8। फोर्थ में 8 से 16। सर आप 2 का पहाड़ा बोल रहे हैं, 2 का टेबल बोल रहे हैं, ये तो हमको भी आता है। तो भैया आपको सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर कभी आएगा कि आपको अगर 72 डीएनए एक डीएनए से तैयार करने हैं तो कितने साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा पीसीआर मशीन में, ये आपको आना चाहिए। ठीक है? So that was the PCR machine by which we can multiply our desirable gene into number of fragments and specific DNA sequence जो आपका ओरिजिनल टेम्पलेट था, सभी डीएनए बिल्कुल सेम उसी टाइप के होंगे। क्या हम इसको क्लोनिंग ऑफ जीन नहीं कह सकते? क्लोनिंग ऑफ जीन या क्लोनिंग ऑफ डीएनए, एक्चुअली जैसा डीएनए था ऐसे ही डीएनए तो आप तैयार कर रहे, तो हम कह सकते हैं पीसीआर मशीन जीन को क्लोन करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोनिंग मशीन है, क्लोन बनाती है। क्लोन का मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम है या डीएनए सीक्वेंस जिनका सेम है वो क्लोन कहलाते हैं। सोर्स प्लांट से आपने डिजायरेबल जीन छांटा, सेलेक्ट किया, उस टिश्यू को लेके लैब में आए। लैब में लाने के बाद एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लिएज से आपने डीएनए निकाला, एगारोज जेल से उसको सेपरेट कर लिया और आपका जीन आपके पास तैयार हो गया। उस जीन की पहले कॉपी तैयार कर लो पीसीआर मशीन से, ताकि ये जीन आप आराम से इस्तेमाल कर पाए और इसको वेक्टर के साथ जोड़ पाए। अब मैं बात करूंगा वेक्टर। ठीक है? मुझे लग रहा है पीसीआर आपको आराम से समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, और हम केवल फोकस करेंगे प्लाज्मिड के ऊपर, क्योंकि प्लाज्मिड ही हमारे लिए बहुत बेस्ट वेक्टर हो सकता है। और भी दूसरी चीज भी इस्तेमाल हो सकती है। हमें तो हमारा डिजायरेबल जीन होस्ट में भेजना है, वो कोई भी लेके जाए, हमको क्या लेना देना, हमारा तो होस्ट में पहुंचना चाहिए और वहां उसको फंक्शनल वर्किंग करना चाहिए। फिलहाल हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर इस्तेमाल करना है। तो एक अच्छे वेक्टर की क्या क्वालिटी होता है, वो प्लाज्मिड एक अच्छा वेक्टर आखिर क्यों है, यही हमको समझना है। तो हमने इकोलाई के प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया समझाने के लिए, और उस इकोलाई का जो प्लाज्मिड है वो एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसका नाम है PBR322। PBR322। आखिर क्या खासियत है इस प्लाज्मिड में जिसको लेके हम इतना चिंतित हो रहे हैं? कुछ तो होगा, तभी तो इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छा प्लाज्मिड वो होता है, नंबर 1, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट हो, वो केवल एक जगह से कटे। अगर बार बार वो कई जगह से कट जाएगा तो ये एक अच्छा प्लाज्मिड नहीं हो सकता हमारे लिए। हमको तो केवल एक जगह कट करके हमारा डिजायरेबल जीन वहां जोड़ना है। अगर ये मान लीजिए ऐसी 3 जगह इसमें हुई तो एंडोन्यूक्लियस तो इसको 3 जगह से काट देगा, तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा खुद ही, फिर ये काम का नहीं है।
जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सोर्स डीएनए को काट के ला रहे हैं, वही एंडोन्यूक्लियेज आपको इस वेक्टर में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस प्लाज्मिड में भी वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो वो जुड़ेगा इस प्लाज्मिड के साथ, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो उस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की केवल एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है। नंबर 2, ये प्लाज्मिड में खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ORI होना चाहिए, और ORI भी हमारा डिजायरेबल स्पीड वाला होना चाहिए, ताकि वो होस्ट में एक प्रॉपर स्पीड में काम करवा सके। प्रॉपर स्पीड होना चाहिए, रेप्लिकेशन की स्पीड ORI ही कंट्रोल करता है। तो किस स्पीड से ये होस्ट में रेप्लिकेशन करेगा, और डीएनए, वो जीन आपका तभी काम करेगा जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि जीन अपने आप में एक डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी, तभी तो कुछ काम करेगा होस्ट में। अगर वो डीएनए कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो फिर क्या काम का, वो तो कोई काम का ही नहीं है। इसीलिए हमको ORI की जरूरत रहेगी। तो एक प्लाज्मिड में वो ORI होना चाहिए, और PBr 322 में ORI होता है, जैसा हमको चाहिए ऐसा ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक वेक्टर में रिकॉग्निशन साइट तो हो गया, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी होना चाहिए। इसमें खुद का कुछ ऐसा जीन हो जो हमको ये पहचान करने में मदद करे कि इस प्लाज्मिड में हमारा डिजायरेबल डीएनए जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये खुद हमको बताए। कौन? ये प्लाज्मिड। इसके पास कुछ ऐसा जीन होना चाहिए इस पूरे डीएनए में जो हमको ये बता सके कि ये वेक्टर जो हमारा सोर्स जो जीन है, जो डिजायरेबल जीन है, वो इसमें जुड़ा कि नहीं जुड़ा। नंबर 1 ये बताना चाहिए। और दूसरा, जब हम इस प्लाज्मिड को एक होस्ट में भेजेंगे तो हमको ये बताना चाहिए कि ये होस्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ऐसी पहचान करने वाला जीन होना चाहिए उस वेक्टर के पास, और उसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। मतलब एक अच्छे वेक्टर में एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और प्लाज्मिड में सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए जो हमें हेल्प करेगा पहचान करने में। ये खासियत सब की सब PBr 322 के पास मौजूद है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में। आई थिंक ये वेक्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन विद एग्जांपल जब तक आप नहीं समझेंगे, ये प्लाज्मिड आपका